उसमें भी बच्चे के पाँव जो हैं वो नीचे के साइड में थे और हेड ऊपर था। ज़बरदस्ती का मेडिसिन दे रहे हैं, 6,000 रुपये यार कम नहीं होते हैं। ये आलू वगैरह रख लिए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भरवा करेले की रेसिपी। तो मैं कुछ डिफरेंट तरीके से जो है बना रही हूँ। मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, जिसमें मैंने डाल दिया है हींग, जीरा, और अभी मैंने प्याज को जो है वो 2 से 3 प्याज जो हैं वो उनको कर लिया है चॉप। तो कुछ लोग जो हैं वो इसमें करेले के जो छिकल होते हैं वो डालते हैं मसाला बनाने के लिए, भरवा मसाला। लेकिन मैंने जो है वो काफ़ी दिन पहले ही करेले जो है वो छील विल के रख लिए थे, तो छिकल वगैरह फेंक दिए थे, क्योंकि मैं सब्ज़ी कट करके रख लेती हूँ पहले से ही। और इसलिए मैंने जो है वो प्याज वाले बना रही हूँ, बिना छिकले वाले। इसमें मैंने छिलकों का यूज़ नहीं किया है। तो बस प्याज को जो है वो अच्छे से भून लेंगे। जब थोड़ा सा भुन जाएगा उसमें मैं सारे मसाले जो है वो मैं ऐड कर दूँगी। धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, एंड गरम मसाला, नमक, मिर्च, सौंफ, पिसी हुई जो सौंफ होती है वो हम डालेंगे अच्छी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, और आमचूर पाउडर। तो आमचूर पाउडर आप अपने हिसाब से जो है वो डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा खट्टा कम खाते हैं तो मैं थोड़ा सा ही डालती हूँ, पर जो लोग खट्टा खा लेते हैं, जिनको पसंद होता है, वो अच्छे से आमचूर पाउडर जो है वो डालें। उससे काफ़ी जो है वो अच्छा टेस्ट आता है। मुझे तो खट्टे पसंद है, पर इनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये नहीं खाते हैं। और मैं करेला थोड़ा सा ही आजकल खा रही हूँ। पता नहीं, मैंने सुना है ऐसा कि प्रेगनेंसी में करेला जो है वो कम खाना चाहिए, इसलिए तो मैं करेला जो है वो एक आध खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ। बस यहाँ मैंने डाल दिया है नमक, और इसको अच्छे से मसाले को जो है वो भून लेंगे, जिससे इसका जो कच्चापन है मसाले का जो है वो निकल जाए। तो मैं इसको अच्छे से जो है वो भून लूँगी। देन जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद जो है वो मैं करेले में ये भरूँगी। तो करेले मैंने ना तैयार करके रख लिए हैं। मैंने करेलों को छील तो पहले ही लिया था। उसके बाद जो है वो मैंने करेलों में कट लगाया, छोटे वाले करेले हैं उसमें मैंने कट लगाया और नमक डालकर 2 घंटे के लिए जो है वो रख दिया था। उसके बाद धो के 1 सीटी आने तक उसको उबाल लिया है। उबालने से क्या होता है, हल्का सा पक जाता है, तो आपको बहुत देर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो उबाल लिया है, सारे बीज वगैरह देखिए मैंने उसके निकाल लिए हैं, बीज से कट लगा दिया था। इसमें जो अब मैंने मसाला बनाया है ये मैं इसमें अच्छे से जो है वो भर दूँगी। तो जितना मैंने मसाला जो है वो बनाया है इन करेलों के लिए, उतना पूरा जो है वो हो गया है। मतलब सारे करेले अच्छे से जो है वो फिल हो जाएंगे। तो मैं इस तरीके से करेले जो है वो भरवा वाले पहली बार ट्राई कर रही हूँ बनाने का। मम्मी बना के गई थी, पर बहुत ज़्यादा यम्मी बने थे और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में भी, और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि करेला प्रेगनेंसी में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मेरी फ्रेंड है, वो भी मेरे साथ साथ वो भी प्रेग्नेंट है, तो उसने मुझे बोला है कि करेला जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि करेले से ना पेट साफ़ होता है, इसलिए उसने मना किया है। तो मैं नहीं खाती हूँ। एक पीस ही जो है वो मैं खाऊँ तो खाऊँ, वरना वो भी नहीं। तो आप लोग बताइएगा क्या ये सच है या मिथ है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस करेले को जो है वो मैंने पूरा अच्छे से सारे करेले जो है वो भर लिए हैं, और छोटे वाले करेले ही भरवा करेलों में अच्छे लगते हैं, क्योंकि खाने में भी आसान होते हैं। छोटा छोटा एक एक पीस खाना है, 2 2 पीस खाना है तो खा लो। सारे करेले पूरा देखिए भर चुके हैं। अब मैं इसी पैन को मैंने ना धो लिया था, इसमें मैं डाल दे रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। तो बस इन वाले करेलों में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब हम मसाला बनाते हैं तो भी ऑयल लगता है, जब हम करेलों को भूनते हैं तो भी अच्छा खासा ऑयल जो है वो लगता है। तो यहाँ ऑयल जो है वो अच्छा खासा गर्म हो गया था, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल है, इसको हमें अच्छा गर्म कर लेना है, फिर आँच को कर देना है एकदम सिम, और करेलों को कर देना है सेट। तो सारे करेले करेले बोल रही हूँ मैं, सारे करेले जो हैं वो मैं इसमें लगा देती हूँ। आपको इसको थोड़ी देर तक ना ऐसे कुक होने देना है। देन उसके बाद हम इसको पलट के देखेंगे एक एक करके कि कितना कैसे भुन रहा है करेलों को। हर बारी हमें थोड़ी देर पकाने के बाद जो है वो इस तरीके से पलटना है, और सब तरफ से जो है वो हमें इसे पका लेना है, वरना कच्चा कच्चा जो है वो टेस्ट लगेगा। तो बस मैं इसको पलट पलट के देख ले रही हूँ। देन उसके बाद लिड लगा के 3 से 4 मिनट के लिए फिर से जो है वो मैं रख दूँगी, और उसके बाद फिर से लिड हटा के फिर से चेक करूँगी। बस इसी तरीके से हमें घुमा घुमा के इसको पकाते रहना है।
अच्छे से भुन गए हैं और देखिए एकदम बन के हो गए हैं तैयार। और मैं इसके साथ बनाऊंगी दाल और रोटी, वो आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, उसमें क्या ही शेयर करूँ मैं। तो अब मैं मिलती हूँ आपको मॉर्निंग में। तो नेक्स्ट डे मैं आपसे मिल रही हूँ। रात में ही मैंने जो है वो करेले की सब्ज़ी बनाई थी और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है मैं बना रही हूँ। अलग अलग चीज़ें डेली खाती रहती हूँ मैं, तो आज सोचा आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ मैंने डाला थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, उसमें थोड़ा सा डाला हींग और जीरा। अब हल्दी और धनिया पाउडर जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी। और काले चने जो होते हैं ना, वो मैंने उबाल लिए थे। काले चने ही मैं आज बनाने वाली हूँ, तो बहुत ही यम्मी लगते हैं और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। प्रेगनेंसी में तो खाना ही चाहिए और वैसे भी जो है वो सबको खाना चाहिए, काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो बस इसको अच्छे से जो है वो मैं भून लूँगी। मैंने जो है वो एक प्याज कट कर लिया है, एक टमाटर कट कर लिया है, हरी मिर्च कट कर ली है। सब कुछ कट करके जो है वो पहले ही रख लिया है। इसमें मैं बाद में ऐड करूँगी। तो अभी मैं हरी मिर्च जो है वो डाल दे रही हूँ, क्योंकि एक ही मैंने कट करी है, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया है। इसके अलावा कुछ भी इसमें जाएगा नहीं, बस आराम से इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। आप चाहें बहुत घुटे हुए खाना चाहें तो हल्का सा पानी डाल के और लिड डाल के इसको कुक कर सकते हैं, तो थोड़ा सा वैसा हो जाता है, हल्का सा ग्रेवी वाला हो जाता है। पर मैं क्योंकि नाश्ते में खा रही हूँ तो मैं ऐसे ही खाने वाली हूँ, साथ में चाय पीऊँगी ना, इसलिए। तो हल्का हल्का सा मैं इसको मैश भी करती जा रही हूँ, अच्छे लगते हैं खाने में। बस चने हो गए हैं तैयार, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। ठाकुर जी के लिए मैं अलग से जो है वो निकालूंगी, क्योंकि उसमें मैं प्याज वगैरह ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ टमाटर ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ मैं अपनी प्लेट जो है वो लगा रही हूँ। यहाँ मैंने एक टमाटर जो चॉप किया था ना, उसको मैं डाल लूँगी और बाकी का बचा टमाटर जो है वो ठाकुर जी के भोग के लिए उसमें कटोरी में उनका अलग से बना दूँगी। पूरा एक छोटा मैंने प्याज काटा था, वो मैंने पूरा जो है वो डाल लिया है, बहुत ही यम्मी लगता है। देन हरी चटनी रखी थी पिसी हुई, तो वो भी मैंने इसमें जो है वो ऐड कर लिया। आप चाहें तो मीठी वाली जो सौंठ होती है ना, वो डाल सकते हैं। यहाँ मैंने लेमन डाला है, क्योंकि मुझे तो खट्टा जो है वो बहुत ही पसंद है, तो मैं अपना खूब खट्टा तीखा बनाती हूँ। यहाँ मेरे पास ये मिक्सचर वाली नमकीन रखी है, ये मैंने ऐड कर दिया और मेरी एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है देखिए बन के तैयार हो गया है। चाय भी मेरी रेडी है और अब मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। उसके बाद जो है वो मैं आपसे मिलती हूँ। ये वाली जो रैक है काउंटर टॉप पे जो रखी है, इसमें ही मैंने नीचे जो है ये आलू वगैरह रख लिए हैं, क्योंकि मेरी फ्रिज में ना नीचे की साइड में स्टोरेज के लिए है आलू और प्याज रखने का। लेकिन अभी उतना नीचे बैठ के बार बार ही निकालना दिक्कत होती है। बड़ा आसान रहता है यहाँ से आलू वालू लेके और जो है वो कट कर लेना, क्योंकि सिर्फ आलू और प्याज ही ऐसा है जो नीचे की साइड में रखा था। तो मैंने आलू यहाँ रख लिया है, प्याज की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो ये निकाल ही लेते हैं। तो फिलहाल ये काम मेरा आसान हो गया है। यहाँ पर ये मैंने जो है वो एक रैक लगा दी है। सिर्फ एक ही ये जो है वो रैक बची थी जो मैंने नहीं यूज़ की थी, इसको हैंग नहीं किया था। बाकी दो घरों में मैं लगा चुकी थी, तो वो तो बेकार हो जाता है, बास्केट फिर बचती है। तो मैंने यहाँ लगा दिया है और इस पे जो है वो मैंने ये सब रख दिया है, हैंड वॉश और सोप वाला। तो हमारी जो मेड है उसने इसके अंदर सोप डाल दिया है और ये ऐसे पलट के रख दिया है, तो कुछ यूज़ नहीं है उसका। और टाल भी यहाँ हैंग हो गई है, तो हाथ वाथ पोंछने के लिए जो है वो सही रहता है। हेलो एवरीवन, तो मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो हो चुका है और मेरी मेड जो थी वो काम करके जा चुकी है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, 12 बजे तक वो जो है जाती है। आज थोड़ा सा लेट आई थी, वरना 11 बजे आ जाती है। आज थोड़ा सा लेट आई थी, मुझे लगा छुट्टी ना मार ली हो उसने। तो मैं बोल रखा है पहले से ही कि जब भी छुट्टी लेनी हो मुझे एक दिन पहले बता दो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है छुट्टी देने में, पर क्या होता है ना कि एक दिन पहले बता देती है तो मैं उस हिसाब से काम वगैरह अपना करती रहती हूँ, बर्तन हाथ के हाथ धोती रहती हूँ। और सरप्राइज़ मिलता है अगर सुबह की नहीं आ रहे हैं तो फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रेश हो चुके होते हैं, पूजा वूजा कर चुके होते हैं, तो फिर उसके बाद ये सब बर्तन झाड़ू पोछा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं हमेशा सबको बोल देती हूँ कि छुट्टी देने में दिक्कत नहीं है, बस एक दिन पहले बता दो। आज भी मैंने उसको यही बोला, जब वो नहीं आई मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो लेट हो गई है छुट्टी मार ली है, पर वो आ गई थी टाइम से और बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। अभी तक जितनी भी मैंने मेड लगाई हैं सबसे अच्छी यही है, बहुत ही सफाई के साथ काम करती है, मुझे देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। टचवुड बस आगे भी ऐसे ही करती रहे। तो ब्रेकफास्ट में मैंने जो चने खाए थे वो अच्छे खासे हैवी हो गए थे। फिर अभी मैंने जो है वो एक नारियल पानी पिया था। कल मेरी सोनोग्राफी थी, एक्चुअली परसों की डेट मिली थी, लेकिन परसों हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए,
ऑफिस से थोड़ा सा ब्रेक लेके बीच में आए थे, फिर वहाँ पता चला डॉक्टर नहीं आए हैं, तो इनका भी जो है वो आना वेस्ट हो गया। मैं घर आई, फिर कल जो है फिर से हम लोग गए थे, तो मैं यहाँ से अकेली चली गई थी और ये डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँच गए थे। थोड़ा सा लेट पहुँचे थे, आधा पौना घंटा, लेकिन टाइमली आ गए थे। जब मेरी सोनोग्राफी होने वाली थी उस टाइम पे ये वहाँ प्रेजेंट थे। तो क्या था कि ये वाली जो सोनोग्राफी थी बड़ी सोनोग्राफी थी। मैं नाम जो है वो यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ये इसलिए होती है कि आपका ये देखा जाता है कि ब्लड फ्लो जो आपकी तरफ से बेबी को पहुंच रहा है वो ठीक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। बाकी वो तो सब वाटर लेवल और वज़न और उसकी लेंथ वो सब तो चेक की ही जाती है। तो जब हम सोनोग्राफी करवा रहे थे, अभी इससे लास्ट भी जो मेरी सोनोग्राफी हुई थी उसमें भी बच्चे के पाँव जो हैं वो नीचे के साइड में थे और हेड ऊपर था। इस बार जो सोनोग्राफी हुई है उसमें भी बच्चे के पाँव नीचे की साइड में है, हेड जो है वो राइट साइड में था। तो बाकी सब कुछ उन्होंने ठीक बताया कि पानी वानी ठीक है, वेट ठीक है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सोनोग्राफी हम लोग ने करवाई। फिर हम लोग जो है वो फिर एक और डॉक्टर के पास दिखानी होती है, रिपोर्ट्स वगैरह वो बताती हैं कि ऐसे ऐसे सोनोग्राफी वाले डॉक्टर अलग से आते हैं बाहर से, तो वो फिर बाकी डिटेल में सब कुछ बताती हैं। तो जब हम लोग गए, मतलब मैं अकेली गई थी, तो उन डॉक्टर ने बोला कि बच्चे का वेट ठीक है, सब कुछ है, बच्चे के बस पाँव नीचे हैं, उससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, बस डिलीवरी का पैटर्न चेंज हो सकता है, नॉर्मल की जगह सिजेरियन हो जाएगा, और अगर बच्चा घूम गया, हेड नीचे आ गया तो नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि जब पाँव नीचे होते हैं तो कभी भी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए तो सिजेरियन ही करनी पड़ती है। तो अभी तो हम लोग कुछ सोचे नहीं बैठे हुए हैं, पर 2 बार से तो ऐसा ही हो रहा है कि पाँव नीचे, और मुझे बेबी के मूवमेंट भी जो हैं वो नेबल से नीचे की साइड में ही महसूस होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ किक करता रहता है, इसलिए तो होपफुली कि पोजीशन जो है वो चेंज हो जाए, बेबी घूम जाए। बाकी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। फिर बोलती है कि आपका जो वाटर लेवल है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, अभी के लिए ठीक है लेकिन बॉर्डर लाइन पे है, तो हम आपको कुछ सैशे और कुछ मेडिसिन दे रहे हैं, वो आप 15 डेज़ के लिए लीजिए, और 15 डेज़ के बाद फॉलो अप है तो आप आइएगा, और बाकी आप नारियल पानी पीजिए रोज़ एक। तो मैं नारियल पानी नहीं पी रही थी, तो उन्होंने नारियल पानी बता दिया। अच्छा, अंदर डॉक्टर ने बोला था सोनोग्राफी वाले ने कि एकदम सब कुछ ओके है, पानी वानी सब कुछ ठीक है। फिर बाहर ही केमिस्ट की शॉप है, जब मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने ना इतने बड़े बड़े बॉक्सेस जो हैं वो 8 से 10 बॉक्सेस जो है वो निकाल के रखे, और कुछ जो है वो सैशे देने लगे। तो मैंने कहा ये सब क्या है, इतने बड़े बड़े बॉक्सेस थे, मुझे लगा कुछ मेडिसिन वगैरह ऐसी होगी पानी बढ़ाने के लिए। तो मैंने बोला ये क्या है, बोला यही है। तो फिर मैंने पूछा कि कितने का है, तो बोलता है 6,000 रुपये का। तो मैंने बोला 6,000 रुपये की ये मेडिसिन है, बोलता है हाँ। मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा भाई ये क्या है, देखो 6,000 रुपये का जो है वो पानी बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। फिर इन्होंने बोला कि सोनोग्राफी वाले डॉक्टर ने तो बोला था कि पानी वानी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये भी अंदर गए थे। तो अचानक से ये तुम्हें किसने बोल दिया कि पानी की कमी है? मैंने कहा जिस डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई थी उसने बोला था, जूनियर डॉक्टर है वो। तो फिर ये बोले मुझे रिपोर्ट दो, मैं लेके जाता हूँ। फिर इन्होंने जाके बात करी, तो उनसे बोला कि इन्होंने मतलब रिपोर्ट दिखाई कि इसमें मेंशन है कि पानी की क्वांटिटी जो है वो एकदम एक्यूरेट है, जितना होना चाहिए उतना ही है। तो फिर ये आपने क्यों रिकमेंड किया है? तो बोलते हैं कि बॉर्डर लाइन पे है, क्यों ही रिस्क लेना है, इसलिए मैंने लिख दिया है, आप 15 दिन के लिए ले लीजिए। तो इन्होंने ओके बोल के और जो है वो बाहर आ गए। तो मैंने इनको बोला कि भाई उन्होंने नारियल पानी भी बताया है, मैं 15 दिन तक नारियल पानी पीती हूँ, और ये मैं कुछ भी ऐसी मेडिसिन वगैरह नहीं लेने वाली हूँ पानी वानी बढ़ाने के लिए। जब डॉक्टर ने बोल दिया है कि सही है, तो कहीं कहीं ना हॉस्पिटल्स में ऐसा भी होता है कि आपको ज़बरदस्ती जो है वो मतलब मेडिसिन दे दी जाती हैं। और मैं उसमें की हूँ ना कि जैसे मेरे को इनिशियल टाइम में बहुत कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। तो मैं मतलब मुझे मुझे डर भी लगता था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मैं दिखाने गई तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन जो है वो लिख के दे दी। डॉक्टर के पास एक ही ऑप्शन होता है, वो मेडिसिन लिख के दे देते हैं, हर चीज़ की मेडिसिन ही है वो, कुछ घरेलू आपको तो उपचार बताएंगे नहीं। तो मेडिसिन लिख के दे दी। फिर मैंने उनसे खुद से चल के पूछा
कि अगर मैं अपनी डाइट में कुछ चेंज लेके आऊँ तो क्या मतलब ठीक हो सकता है, मैं ये खाऊँ वो खाऊँ। बोलती करके देख लीजिए। तो मैंने एक भी मेडिसिन जो है वो नहीं परचेज़ की थी। मैं अपनी डाइट में जो है वो चेंज लाया, खीरा ज़्यादा खाने लगी, पालक खाने लगी। और उन दिनों ना मैं दलिया खा रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे शुरू के 2 से 3 महीने तक कुछ खा नहीं मिलता था। लेकिन मम्मी जैसे दलिया बनाती थी तो दलिया मैं नमकीन भी खा लेती थी और मीठा भी खा लेती थी। तो दलिया से क्या हो रहा था कि मेरा पेट जो है वो बंद गया था, तो मुझे मोशंस में प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत कॉन्स्टिपेशन हो रहा था। जैसे ही मैंने दलिया बंद किया ना और ये सब खीरा वीरा खाना शुरू किया, मेरा एकदम सब कुछ ठीक हो गया, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर अभी के टाइम में भी यही हुआ सेम, कि मतलब ज़बरदस्ती का मेडिसिन दे रहे हैं। 6,000 रुपये यार कम नहीं होते हैं। और आप किसी को बेवजह जो है वो ऐसे ही मेडिसिन चिपका देते हो। तो हम लोगों ने जो है वो मेडिसिन नहीं ली, और फिर हम लोग घर आ गए। तो ये बोले कि अगला वाला जो फॉलोअप होगा उसमें हम डॉक्टर को यही बोलेंगे कि हमने 15 डेज़ तक जो है वो आपने जो भी मेडिसिन बताई थी, सैशे दिए थे, वो हमने लिए हैं। और अब बताइए कि वाटर लेवल कैसा है। देखते हैं डॉक्टर क्या बोलती है। और 15 दिन तक लगातार जो है वो नारियल पानी पीती रहो। तो मैंने कहा ठीक है। तो आज से मैंने नारियल पानी शुरू कर दिया है, आज से मैं पी रही हूँ। तो कभी भी ना, जैसे मैं आप लोगों से ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ कि डॉक्टर जो हैं कभी कभी डरा भी देते हैं। हमेशा सब एक जैसे नहीं होते हैं। पर हाँ, ये वाला केस कुछ ऐसा होता है ना प्रेगनेंसी वाला, कि पेरेंट जो नए नए पेरेंट बन रहे होते हैं ना, वो डर जाते हैं कि भाई बच्चे पे कोई आँच ना आ जाए, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। पर हम लोग थोड़ा सा दिमाग से चलते हैं और सोच के चलते हैं कि भाई जब रिपोर्ट में सब कुछ अच्छा आ रहा है, जब आप हमें अंदर सब कुछ ठीक बता रहे हो सोनोग्राफी करते टाइम, तो अब क्यों ऐसा बोल रहे हो कि मतलब बॉर्डर लाइन पे है, ले लो, रिस्क क्यों लेना। ये रिस्क वाला जो शब्द होता है ना, ये जब यहाँ फिट हो जाता है तो लोग घबरा जाते हैं और फिर उनकी कुछ समझ में नहीं आता है। पर हम लोग बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेते हैं। तो फिलहाल सब कुछ ठीक है, बेबी की मूवमेंट भी सब कुछ बढ़िया है। तो देखते हैं, अब फॉलोअप पे जाऊंगी मैं। मेरा फॉलोअप है 24th को, तब मैं जाऊंगी, तब मुझे पता चलेगा कि कैसा जो है वो उन्होंने क्या बताया है, क्या नहीं बता रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मैंने इसीलिए आपके साथ ये बात शेयर की है कि आप लोगों को भी पता रहे इन सब चीज़ों के बारे में। तो बस फ़िलहाल जो है वो अभी बज रहा है 1, और अभी मेरे पास कोई भी काम नहीं है। लंच वंच सुबह सब बन ही गया था, ये टिफ़िन ले जा चुके हैं। और अभी जो है मेरी ननद की बेटी वगैरह आई थी, तो घर जो है हमें पूरा अब उसके हिसाब से जो है वो सेट करना है। क्योंकि डिलीवरी के बाद मेरी सिस्टर का बेटा भी आएगा, मतलब सिस्टर वगैरह आएगी, तो उसका बेटा भी बहुत खुराफाती है, वो भी सब सामान अमान जो है वो छूता रहता है। तो आपको दिखाऊं मैं, यहाँ पे जो मेरे प्लांट्स वगैरह लगे हैं ना, इनको भी वो छूती रहती है। गमला गिरा दिया, कहीं कुछ बच्चा है भाई, वो तो करेगा ही। तो मुझे सब चीज़ें जो है वो अब घर से ऐसी हटानी है, मतलब घर से हटानी है से सेंस है कि नीचे उसकी रेंज में ना आए, मुझे ऐसा सब कुछ जो है वो सेटअप करना है। तो जो भी ये प्लांट्स वगैरह हैं, इनको मैं बाहर बेलकनी में रख दूंगी ऐसे स्टैंड के साथ ही, कल इनसे रखवा दूंगी। और अंदर भी आपने देखा होगा मेरे बेडरूम में दोनों तरफ मैंने जो टेबल लगा रखी है, उसमें भी छोटे छोटे शो पीस रखे हुए हैं, वो भी वो उठा लेती है, तो वो सब भी मुझे हटाने हैं। देन सबसे बड़ी चीज़, एक ट्रॉली है जो मेरे किचन में ही है, जिसपे मैंने ग्लास कंटेनर जो है वो रख रखे थे, नाश्ते वाले, वाइट वाली जो है आप लोगों को दिखाई थी। वो जो है वो भाई उसमें से ग्लास कंटेनर निकालने की कोशिश करती रहती है। तो हम लोग पीछे ही पड़े रहते हैं कि अपने आप को हार्म ना कर ले। तो उसका भी मुझे कुछ जुगाड़ करना है। संडे वाले दिन इनसे ये सब काम करवाऊंगी, क्योंकि चीज़ों को खिसकाना विसकाना पड़ेगा। और अब मैं बिल्कुल भी कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करती हूँ, तो इनसे मुझे सब कुछ करवाना पड़ेगा। और सारी चीज़ें जो है वो ऐसे रखने पड़ेंगी कि उसके हाथ में ना आए, उसकी रेंज में ना आए, क्योंकि हम लोग उतनी भाग दौड़ नहीं कर सकते। मम्मी पापा जो हैं वो भी उतना मतलब नहीं भाग सकते। मेरी भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि अगर वो कुछ चीज़ अपने ऊपर कोई गिरा ले रही है तो मैं फटाक से भाग के एकदम रोक पाऊँ, मेरे लिए भी ठीक नहीं है वो चीज़। तो इसीलिए घर को उस तरीके से सेट करना पड़ेगा हमें। तो संडे वाले दिन हमने सोचा है कि ये सब जो है सब कुछ हम ऐसा सेटअप कर देंगे कि कभी भी कोई भी बच्चा आ रहा है तो हमें टेंशन ना हो कि कैसे क्या हमें जो है वो बचाना है। और मैं सोच रही हूँ चाइल्ड लॉक भी जो है वो मैं ले लूँ,
क्योंकि मंदिर है और भी चीज़ें हैं वहाँ लगाने के लिए। बच्चे खोलेंगे भाई, कहाँ तक आप बच्चों को रोकोगे, बच्चे तो ये सब हरकतें करने ही वाले हैं। तो इसलिए उस सब के लिए भी मैं चाइल्ड लॉक जो है वो लेने वाली हूँ। तो इस बार जो है वो संडे को बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा सेटअप चेंज करना है। और हमारे घर में हमारे मतलब एक रिलेटिव हैं, चाची हैं, उनकी बेटी की शादी है, तो आज ही शादी है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जब भी मंडप गड़ जाता है उसके बाद पूजा नहीं होती है जब तक मंडप सिरा नहीं देते हैं। इसलिए आज केशव जो है वो वहाँ बैठे हुए हैं टेबल पे, मंदिर में नहीं बैठे हैं, क्योंकि हम पूजा वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन ठाकुर जी की सेवा मैं करती ही हूँ, हर हाल में छोड़ती नहीं हूँ। तो चाहे मैं अगर नहीं कर पा रही हूँ तो ये करते हैं, लेकिन हम मंदिर से अलग बिठा लेते हैं। तो केशव लड्डू माधव टेबल पे बैठे हुए हैं, और मंदिर में तब बैठेंगे जब मंडप जो है वो सिर जाएगा, उसके बाद से जब पूजा शुरू होगी तब। तो बस इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।